मैं डॉक्टर शिखा अग्रवाल, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय सुजानगढ़। हम लोग अपनी क्लास में राजनीति विज्ञान का आधुनिक दृष्टिकोण पढ़ रहे हैं। पिछली क्लास में हमने इसकी परिभाषाएं पढ़ी थी और उसके आधार पर हमने देखा था कि हम राजनीति विज्ञान को के आधुनिक दृष्टिकोण में मानवीय क्रियाओं को देखेंगे, शक्ति किस तरह से काम करती है राजनीति में उसको देखेंगे, व्यवस्था कैसे काम करती है, यानी खाली संस्थाएं नहीं बल्कि पूरी व्यवस्था जो प्रभाव डाल रही हैं बाहर से भी, वो कैसे काम करती हैं और किसी भी व्यवस्था में निर्णय कैसे लिया जाता है, इसको हम लोगों ने इसमें देखा था। इसके साथ साथ हमने देखा था कि जो परिभाषाएं हैं इसकी वो परंपरागत से अलग हैं। जहाँ परंपरावादी परिभाषाएं संकुचित थीं, सिर्फ राज्य और सरकार जैसी औपचारिक संस्थाओं तक सीमित थी, और इसके साथ साथ जो अध्ययन का जो उसका तरीका था वो आदर्श और मूल्यों पर आधारित था, दार्शनिक, ऐतिहासिक और कानूनी पद्धति थी। वहीं आधुनिक दृष्टिकोण या जो आधुनिक परिभाषाएं हैं राजनीति विज्ञान की, वो विस्तृत परिप्रेक्ष्य में अनौपचारिक तत्वों का भी अध्ययन करती हैं और शक्ति, प्रभाव, राजनीतिक व्यवस्था, निर्णय निर्माण, राजनीतिक प्रक्रिया, इनका अध्ययन करती हैं। तथ्यों पर बहुत ज़्यादा बल देती हैं और अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन है, यथार्थवादी अध्ययन है। इसकी जो अध्ययन पद्धति है वो भी अलग है परंपरागत से। और जैसा हमने देखा कि धीरे धीरे हम आगे बढ़ते गए और ये देखा गया कि हमें इस तरह का अध्ययन करना है जो अनुभव पर आधारित हो, जो यथार्थ पर आधारित हो। तो इसीलिए जो इसकी अध्ययन पद्धतियां हैं वो भी अनुभव पर आधारित, वैज्ञानिक और व्यवहारवादी हैं, जो तथ्यपरक हैं। जो प्रमुख इसकी अध्ययन पद्धतियाँ हैं उसमें सबसे पहली है समाज वैज्ञानिक उपागम। फ्रांस के अगस्ट काम्टे और इंग्लैंड के स्पेंसर ने इसमें योगदान दिया। इसके अतिरिक्त मैकाइवर, डेविड ईस्टन, आमंड जैसे विचारक इसके रहे और इनका मानना था कि राजनीति के अध्ययन के लिए समाज से सामग्री ली जाए। राजनीतिक व्यवहार को हम समाज के संदर्भ में समझें। दूसरी जो इसकी पद्धति है वो है मनोवैज्ञानिक उपागम। ये उपागम सामाजिक और राजनीतिक सिद्धांतों का अध्ययन मनोवैज्ञानिक नियमों के अंतर्गत करने का प्रयास करता है। इसमें फ्रॉयड, जो मनोविज्ञान के बहुत बड़े विचारक हुए हैं, उनसे प्रभावित थे लास्विल, और लास्विल ने फ्रॉयड का जो मनोविज्ञान है उसको राजनीतिक व्यवहार पर लागू करने की कोशिश की। अगला उपागम या अध्ययन पद्धति है अंतः अनुशासनात्मक उपागम। अंतः अनुशासनात्मकता का अर्थ है कि हम अलग अलग विषयों के संदर्भ में या क्रियाओं के संदर्भ में राजनीतिक क्रियाओं का अध्ययन करें। जैसे एक व्यक्ति जब वोट डालने जाता है तो आर्थिक रूप से वो क्या सोच रहा है, सामाजिक रूप से क्या सोच रहा है, नैतिक रूप से क्या सोच रहा है, तो ये सारी चीज़ें भी उसके वोट पर प्रभाव डालती हैं, उसके वोट डालने की प्रक्रिया पर प्रभाव डालती हैं। तो इसलिए ये माना गया है कि राजनीतिक विश्लेषण में राजनीतिक समाजशास्त्र और मनोविज्ञान के लिए विकसित जो सैद्धांतिक और प्राविधिक उपागम है उनका प्रयोग इसमें किया जा सकता है और विभिन्न संदर्भों में राजनीति का अध्ययन किया जाना चाहिए। चौथा है व्यवहारवादी उपागम। व्यवहारवादी उपागम जो है वो मानव के व्यवहार को अध्ययन का विषय केंद्र बनाता है। इसमें तथ्य को एकत्र किया जा सकता है, उनको परिमाणीकरण किया जा सकता है, वर्गीकरण किया जा सकता है, उससे निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं और इसके लिए विभिन्न प्रकार की जो वैज्ञानिक पद्धतियां हैं, तालिकाएं, ग्राफ, सांख्यिकीय, गणितीय मॉडल, इन सब का प्रयोग किया जाए और उसके आधार पर अध्ययन हो, इस बात को काफ़ी हद तक इसमें लिया गया और ये माना गया कि हमें जो अध्ययन पद्धति है इसकी वो वैज्ञानिक बनानी है और उसी के आधार पर इसमें हमें काम करना है। इसके साथ साथ जब हम इसके क्षेत्र को देखते हैं आधुनिक दृष्टिकोण से, तो आधुनिक दृष्टिकोण में केवल राजनीति विज्ञान राज्य से शुरू या अंत इसका नहीं होता, बल्कि इसमें मनुष्य, उसका व्यवहार, समूह की भूमिका, आचरण, प्रशासन, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, विचारधारा, मूल्य, सभी चीज़ें इसमें शामिल होती हैं।
संस्थाओं के संक्रियात्मक स्वरूप को, यानी वो कैसे काम कर रही हैं, सांस्कृतिक तत्व उस पर कैसे प्रभाव डाल रहे हैं, नीति निर्माण के कौन से तत्व हैं, राजनीतिक नेतृत्व की प्रकृति क्या है, किस तरह से वो काम कर रही है, इन सब का को भी राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में लिया गया। लियो स्ट्रॉस ने कहा, जिस प्रकार परंपरागत भौतिक शास्त्र का स्थान नाभिकीय भौतिक शास्त्र ने ले लिया है ताकि अणुबम की राह से आणविक युग आ सके, उसी तरह परंपरागत राजनीति विज्ञान का स्थान समकालीन या आधुनिक राजनीति विज्ञान को ग्रहण करना है ताकि हम अणु युग के भयंकर खतरों से मानव की रक्षा कर सकें। अध्ययन पद्धति की विशेषताएं या आधुनिक राजनीति विज्ञान की विशेषताएं हम लोग देखेंगे। सबसे पहली विशेषता है वैज्ञानिकता। वैज्ञानिकता, जैसे हम लगातार बात कर रहे हैं कि इसमें तथ्यों पर आधारित अध्ययन होगा, जो भी राजनीतिक घटना है उस घटना की वैज्ञानिकता को देखा जाएगा, उसके पीछे के इतिहास को देखते हुए वर्तमान में हम उसका जो अध्ययन है वो शोध पद्धतियों के आधार पर करेंगे, बहुचर विश्लेषण से सर्वेक्षण करेंगे, गणितीय मॉडल इसमें काम में लेंगे और उसके माध्यम से हम वैज्ञानिक अध्ययन करेंगे। दूसरा आता है मूल्य मुक्त अध्ययन। मूल्य मुक्त होने का अर्थ क्या है? यहाँ मूल्य से अर्थ दाम नहीं है, कीमत नहीं है, मूल्य से अर्थ है आदर्श। हमने परंपरागत अध्ययन में मूल्य आधारित अध्ययन को देखा था, आदर्श को बहुत महत्व दिया था, लेकिन यहाँ पर माना गया कि तथ्य सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आधुनिक अध्ययन में राजनीतिक विश्लेषण में नैतिकता, न्याय, स्वतंत्रता जैसी जो धारणाएं हैं उनको बहुत महत्व नहीं दिया गया। इसके स्थान पर घटनाओं को और तथ्यों को बहुत ज़्यादा महत्व दिया गया और ये कहा गया कि तथ्यों के आधार पर ही वैज्ञानिक अध्ययन किया जा सकता है। अगली विशेषता जो इसकी है ये अंतःनुशासनात्मक अध्ययन पर बल। जैसा अभी हमने बात की कि विभिन्न विषयों के संदर्भ में या विभिन्न व्यक्ति की जो क्रियाएं हैं उनके संदर्भ में अध्ययन किया जाए, जैसे समाज विज्ञान, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, इन सब के परिप्रेक्ष्य में राजनीतिक विज्ञान में अध्ययन किया जाए, जिससे हम एक ज़्यादा विस्तृत क्षेत्र में अध्ययन कर सकें। अगला आता है पूर्णतया नई राजनीतिक शब्दावली का विकास। एक नई शब्दावली का या अवधारणा का इसमें विकास किया गया और जो अभी तक हम राज्य, सरकार, संविधान, कानून ये जो देखते आ रहे थे, इनसे अलग राजनीतिक विकास, राजनीतिक आधुनिकीकरण, राजनीतिक संस्कृति, राजनीतिक सामाजिकरण, हम लोग इन धारणाओं को पढ़ेंगे भी जब हम अलग अलग क्लासेस में आएंगे। हम फर्स्ट ईयर में भी इनमें से कुछ धारणाओं को पढ़ेंगे, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, एमए अगर आप करते हैं तो उसमें भी आप पढ़ेंगे। तो ये धारणाएं नई विकसित हुई जैसे जैसे आधुनिक अध्ययन शुरू हुआ। अगला आता है शोध और सिद्धांत में घनिष्ठ संबंध। अभी तक सिद्धांत निर्माण किया जा रहा था और उसके बाद में उसके बारे में शोध की जाती थी, लेकिन अब शोध से सिद्धांत का निर्माण किया जा रहा है, यानी वैज्ञानिक पद्धति से प्रयोग किया जाना, सामान्यीकरण किया जाना, उसकी व्याख्या किया जाना और उसके बाद में सिद्धांत का निर्माण होना। तो ये एक प्रक्रिया बन गई। शोध और सिद्धांत एक दूसरे के बिना निरर्थक माने गए। आधुनिक राजनीतिक वैज्ञानिकों का जो एकमात्र उद्देश्य अब बन गया वो है राजनीति के सैद्धांतिक प्रतिमानों को विकसित करना। इसके आधार पर राजनीतिक तथ्य और घटनाओं के संबंध में खोज की जाए और उसका विश्लेषण किया जाए। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। शोध और सिद्धांत में कार्य कारण संबंध, यानी कोई भी कार्य जो होता है उसके पीछे कारण है। शोध और सिद्धांत में संबंध। अगला आता है यथार्थवादी व्यवहार परक अध्ययन पर बल। अब जो हमने पहले पिछले अपने चैप्टर जब पढ़ा था, इसी में ही पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लॉर्ड ब्राइस की पुस्तक आई, अमेरिकन कॉमनवेल्थ या इंग्लिश कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक आती है बेजहॉट की। तो उन्होंने जो दिखाई दे रहा है वास्तव में, जैसे बेजहॉट ने अपनी पुस्तक में कहा कि ब्रिटेन में ये माना जाता है कि राजा बहुत शक्तिशाली है, जबकि वास्तव में ऐसा नहीं है। वास्तव में कैबिनेट बहुत शक्तिशाली है, प्रधानमंत्री बहुत शक्तिशाली। तो जो यथार्थ में दिखाई दे रहा है उसको हम माने। तो कॉमनवेल्थ, अमेरिकन कॉमनवेल्थ पुस्तक में ब्राइस लिखते हैं अमेरिका की संस्थाओं और उसकी जनता को बिल्कुल वैसा ही चित्रित करना है जैसा वे हैं। इसी तरह से मॉडर्न डेमोक्रेसीज में वो कहते हैं सबसे अधिक आवश्यकता है तथ्य, तथ्य और तथ्य, यानी हम तथ्यों पर आधारित अध्ययन करें। तो वास्तविक अध्ययन पर बल दिया गया। कानूनी और संस्थागत
अध्ययन से हम सारी चीज़ों को नहीं समझ सकते। इसीलिए राजनीतिक दल, दबाव समूह, मतदान व्यवहार, इनका अध्ययन किया जाने लगा, सर्वेक्षण किया जाने लगा, और इस तरह से राजनीति विज्ञान में एक नया परिवर्तन आता है। अब हम देखेंगे परंपरावादी और आधुनिक राजनीति विज्ञान में जो परिभाषाएं हमने देखी थी उसमें क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर है दोनों की परिभाषाओं में अंतर। दोनों की परिभाषाओं में बहुत अंतर है। हमने परंपरावादी राजनीति विज्ञान में राज्य और सरकार के अध्ययन पर सबसे ज़्यादा बल देते हुए पढ़ा था, वो व्यवहारवादी अध्ययन नहीं करते थे, जबकि आधुनिक दृष्टिकोण में व्यवहारवादी वैज्ञानिक राजनीतिक व्यवहार जो मानव का है, शक्ति और सत्ता पर आधारित अध्ययन की परिभाषाएं हम लोगों ने पढ़ी थी। दूसरा अंतर आता है विषय क्षेत्र संबंधी अंतर। दोनों का जो विषय क्षेत्र है उसमें भी काफ़ी हद तक अंतर है। परंपरागत जो अध्ययन था वो राज्य के ही भूत, वर्तमान और भविष्य के अध्ययन पर आधारित था। उसका अंत भी शासन के साथ ही हो रहा था। लेकिन आधुनिक दृष्टिकोण में, आधुनिक अध्ययन में प्रक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है और काफ़ी हद तक जो राजनीतिक व्यवस्था है उसका अध्ययन किया जाता है, किस तरह से वो कार्य करती हैं। यानी विधायिका या संसद के ढांचे के स्थान पर ये देखा जाए कि विधि निर्माण कौन कर रहा है और विधि निर्माण की वास्तविक प्रक्रिया क्या है। तो इस तरह से अंतःक्रियाएं, निर्णय लेने की प्रक्रियाएं, नीति रचना का निर्माण, इन सब का इसमें अध्ययन किया गया। अगला आता है प्रकृति के संबंध में अंतर। दोनों की प्रकृति में भी अंतर है। जहाँ परंपरागत राजनीति विज्ञान की प्रकृति दार्शनिक है, वहीं पर आधुनिक दृष्टिकोण की जो प्रकृति है वो पूरीतः वैज्ञानिक है, व्यवहारपरक है, व्यवहारवादी है। चार्ल्स मैरियम ने वैज्ञानिक तकनीक और प्रविधि पर बल दिया कि इसका विकास होना चाहिए। वहीं कैटलिन, हेराल्ड लासवेल जैसे जो विचारक हैं, उन्होंने कहा कि राजनीति शास्त्र मूलतः एक विज्ञान है और राजनीतिक समस्याओं का वैज्ञानिक हल किया जाना चाहिए। अगला जो अंतर आता है ये अध्ययन पद्धतियों के संबंध में अंतर। दोनों की अध्ययन पद्धतियाँ भी अलग अलग हैं। जहाँ परंपरागत में दार्शनिक पद्धति है, ऐतिहासिक पद्धति है, संवैधानिक, कानूनी, औपचारिक पद्धति है, वहीं आधुनिक दृष्टिकोण में हमने देखा व्यवहार परक, आनुभाविक, वैज्ञानिक पद्धति है। ये जो अध्ययन पद्धति है इसमें कई चीज़ें आती हैं। सबसे पहला इसमें आता है परिवृत्तियों की भाषा, जिसमें अलग अलग जो भाषा है वो राजनीतिक समस्याओं का निरूपण करने में अलग तरीके से काम में आती है। इसमें काल्पनिक पक्षों के सूत्रीकरण और प्रमाणीकरण की समस्या का हल मिल सकता है। दूसरा आता है प्रतिमानों का सटीक प्रयोग, जिसमें जो राजनीति शास्त्री है इनका प्रयोग कर सकते हैं और इसके आधार पर बहुत सारी जो आंकड़ों से संबंधित जो हानियाँ हैं उनसे बचा जा सकता है। आंकड़ों का संग्रह किया जाए, आंकड़ों का विश्लेषण किया जाए। तीसरी बात है डाटा बैंक बनाया जाए और उसके माध्यम से सांख्यिकीय पद्धति, आनुभाविक पद्धति, व्यवस्था विश्लेषण, इन सब का अध्ययन किया जा सकता है। तो इस तरह से जो व्यवहारवादी है उनका मानना था कि राजनीति विज्ञान में सिद्धांत का निर्माण किया जा सकता है इस आधार पर। अगला अंतर है मूल्यों के संबंध में अंतर। दोनों के जो मूल्य हैं अध्ययन करने के, उनमें बहुत अंतर है। परंपरावादी राजनीतिक विचारक मूल्य यानी वैल्यूज़ में आस्था रखते थे, नैतिकता में, आदर्श में आस्था रखते थे, जबकि जो आधुनिक दृष्टिकोण है, आधुनिक अध्ययन है हमारा, वो व्यवहारवादी है। उसमें मूल्य निरपेक्षता है, नैतिक भावनाओं के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है, बल्कि वैज्ञानिक अनुसंधान है। जैसे हम रसायन शास्त्र में या अन्य वैज्ञानिक लैब में अध्ययन करते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि रसायन पर जो क्रिया हो रही है उस पर हम लोग अपना कोई प्रतिक्रिया नहीं देते। जो रसायन क्रिया कर रहा है हम उसको नोट कर लेते हैं। यानी उसी तरह से हम अपने खुद के विचारों को रखने की जगह जो हमारे रिजल्ट्स आ रहे हैं सिर्फ उसके आधार पर हम काम करें, ये आधुनिक अध्ययन हमें बताता है। तो केवल तथ्य पर जोर देता है, तथ्य निश्चित होते हैं, निरंतरता लिए हुए होते हैं, ऐसा इनका मानना है, और तथ्य सभी जगह पर समान रिजल्ट्स देते हैं।
अगला अंतर आता है उद्देश्यों के संबंध में अंतर। परंपरावादी राजनीति विज्ञान का जो उद्देश्य था वो था श्रेष्ठ जीवन के प्राप्त करने के लिए, यानी व्यक्ति का अल्टीमेट उद्देश्य क्या है, अंतिम उद्देश्य क्या है, श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करना। तो उस श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करने के लक्ष्य के लिए उन्होंने अध्ययन पद्धति दी, अध्ययन के सिद्धांत दिए, नैतिकता दी, मूल्य दिए। इसके विपरीत जो आधुनिक अध्ययन है हमारा, उसका उद्देश्य ज्ञान प्राप्त करना है, इसलिए वो प्रविधियों पर ज़्यादा जोर देता है, सार वस्तु की उपेक्षा करके उपकरणों पर ज़्यादा जोर देता है और इस तरह से विश्लेषण में वैज्ञानिकता को लाने का प्रयास करता है। तो कुल मिलाकर के जो आधुनिक अध्ययन है वो प्रविधियों पर ज़्यादा जोर देता है और जो परंपरागत दृष्टिकोण था वो मूल्यों पर और औपचारिक अध्ययन पर ज़्यादा बल देता था। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हम लोग देखते हैं कि व्यवहारवादी आंदोलन का उदय होता है और जो व्यवहारवाद था उसने पूरी तरह से वैज्ञानिक बनाने का प्रयास किया राजनीतिक अध्ययन को। लेकिन धीरे धीरे हम आगे के अपने चैप्टर्स में, अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि धीरे धीरे व्यवहारवाद में भी कमियां नज़र आने लगीं, क्योंकि हम जिस इकाई का अध्ययन कर रहे हैं वो मानव है और जिस समाज का हम अध्ययन कर रहे हैं उसको हम मूल्य मुक्त तरीके से पूरी तरह से नहीं देख सकते। तो धीरे धीरे हम लोग इसको देखने लगे कि नैतिकता भी ज़रूरी है। हालांकि व्यवहारवाद ने इसको स्वीकार नहीं किया और जो प्रमुख विचारक रहे इसमें वो थे लियो स्ट्रॉस, माइकल ऑक्सफोर्ड, अन्ना हारेंट आदि। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान में धीरे धीरे अलग अलग प्रवृत्तियां जन्म लेने लगी। जैसा कि पिनॉक और स्मिथ ने लिखा है कि क्या है और क्या होना चाहिए, इन दोनों के बीच यथासंभव समन्वय कैसे प्राप्त हो, इस दृष्टि से हम सरकार और राजनीतिक प्रक्रिया की व्यवस्थित अध्ययन को राजनीति विज्ञान कह सकते हैं। तो इस तरह से राजनीति विज्ञान का जो आधुनिक दृष्टिकोण है वो तथ्यों पर, वैज्ञानिक पद्धति पर, प्रक्रियाओं पर अध्ययन करने पर जोर देता है, वो व्यवस्था पर बल देता है, वो जो इस तरह के तत्व हैं जो हमें दिखाई नहीं देते या वो जैसे राजनीतिक दल हैं, दबाव समूह हैं या अव्यवस्थित तत्व हैं जैसा आमंड कहते हैं, तो उन सब का भी हम अध्ययन इसमें करते हैं। तो परंपरागत दृष्टिकोण सिर्फ औपचारिक कानूनी तरीके से अध्ययन करता है जो मूल्य आधारित है। आज के लिए इतना है।